भाई हम नहीं बचेंगे, वो आखिरी फोन कॉल दिल्ली की आग की घटना से सहमा पूरा भारत। किसकी लापरवाही से गई किस लोगों की जान? कौन है जिम्मेदार? फायर डिपार्टमेंट जिम्मेदार है? आखिर कौन है सबसे बड़ा कसूरवार? क्या फायर ब्रिगेड की तरफ से हुई बहुत बड़ी लापरवाही? दमकल विभाग की लापरवाही का क्या है पूरा सच? लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि फायर सर्विस 1.5 घंटा लेट पहुंची। हमारी जो पहली गाड़ी वहां पर पहुंची थी वो लगभग 9:10 पे पहुंच गई थी। सीएफओ ने कैमरे पर बताई एक एक बात। कहते हैं ना, कुछ शब्द जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। दिल्ली के मालवीय नगर से सामने आए कुछ आखिरी शब्द भी अब पूरे देश को बेचैन कर रहे हैं। भाई हम नहीं बचेंगे, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि उन लोगों की आखिरी पुकार थी जो आग की लपटों और धुओं के बीच जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ मिनट बाद फोन कट गया और फिर जो खबर आई उसने कई परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। अब पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? स्थानीय लोगों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। कई परिवारों ने तो अपने परिजनों को खो दिया और कई एकाध परिवार ऐसे भी थे जो पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया। और अब हर तरफ दर्द और मातम का माहौल है। सोशल मीडिया पर भी लोग यही सवाल उठा रहे कि अगर राहत और बचाव कार्य कुछ और तेजी से होता तो क्या कुछ जानें बच सकती थी? इसी बीच दमकल विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि इससे पहले करोल बाग होटल अग्निकांड में भी 17 लोगों की जान गई थी। हर बार जांच होती है, कमेटियां बनती हैं, लेकिन फिर वही सवाल सामने खड़ा हो जाता है कि आखिर बिना जरूरी सुरक्षा मंजूरी के ऐसे होटल कैसे चलते रहते हैं? क्या सिर्फ होटल मालिक जिम्मेदार है या फिर उन विभागों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए जो नियमों की निगरानी करते हैं? लेकिन अब पूरा देश सिर्फ जांच नहीं, जवाब चाहता है। आखिर सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहां हुई? किसकी लापरवाही ने किस लोगों की जान ले ली? और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच रिपोर्ट और जिम्मेदार अधिकारियों के बयान से सामने आने की उम्मीद है। देखिए सीएफओ के साथ अभिषेक पांडे की एक खास बातचीत। क्या ये देश ऑटो मोड पर चल रहा है? क्या ये देश की राजधानी ऑटोमोशन पर है? जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की राजधानी में 21 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन आखिर जवाबदेही किसकी तय की जानी चाहिए? कौन है जिम्मेदार? क्या इसके लिए होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री या फिर सीधे एमसीडी या फिर फायर डिपार्टमेंट जिम्मेदार है? क्योंकि फायर डिपार्टमेंट का भी ये कर्तव्य है कि उसके जो एरिया में होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहां पर क्या एनओसी दी गई है? अगर आग लगती है तो आने जाने के क्या पुख्ता इंतजामात वहां पर हैं? क्या फायर सेफ्टी किट वहां पर मौजूद हैं? फिलहाल हम बात करने वाले हैं मालवीय नगर में जो स्पॉट पर पहुंचे थे। चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलिक जी, बहुत दुखदाई घटना है, पूरा देश जो है स्तब्ध है। ऐसे में आप सबसे पहले पहुंचे थे। सबसे पहला तो जो वीडियोज हम लोग देख रहे हैं उसमें आरोप लग रहे हैं कि भाई फायर डिपार्टमेंट देरी से पहुंचा। तो कितने बजे आपको कॉल मिली थी? कब की ये घटना है? देखिए, ये कॉल हमें कल मिली थी सुबह 8:50 पे कि एक रेस्टोरेंट में आग है। और जो हमारा नियरेस्ट फायर स्टेशन है, जो वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, गीतांजलि फायर स्टेशन, वहां पर जो गाड़ी पोजीशनड है वो दूसरी कॉल के ऊपर ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड थी। उस स्टेशन के पास गाड़ी नहीं थी। इसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि जो नियर बाई स्टेशन होते हैं वहां से हम एडिशनल फिर टर्न आउट कराते हैं। इसी के अंतर्गत दो फायर स्टेशन, एक भीकाजी कामा प्लेस फायर स्टेशन और एक नेहरू प्लेस फायर स्टेशन, ये दो फायर स्टेशन जो वहां से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं दोनों। इन दोनों स्टेशनों से 5 गाड़ियों का टर्नआउट हमने इनिशियली कराया था। टोटल 7 व्हीकल टर्नआउट हुए थे इनिशियल कॉल के ऊपर। 2 व्हीकल दूसरे स्टेशनों से थे और असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर जो है वो टर्नआउट कराए गए। मैं जैसा कि मीडिया में देख रहा हूँ या कुछ चैनलों पर देख रहा था कि लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि फायर सर्विस 1.5 घंटा लेट पहुंची। 1.5 घंटे तक लोगों ने क्लेम किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, लोग ये कह रहे थे कि 8 बजे आग लगी, लेकिन हमारे पास जो सूचना आई है वो 8:50 पे आई। 8:51 पर हमारी 7 गाड़ियां रिस्पॉन्ड हो गई थी। और जैसे जैसे हमारे कंट्रोल रूम में फायर टेलीफोन्स के द्वारा कॉल्स, नंबर ऑफ कॉल्स हो गई, उसके अकॉर्डिंगली हमने और गाड़ियों को इंक्रीज किया। हमारी जो पहली गाड़ी वहां पर पहुंची थी वो लगभग 9:10 पे पहुंच गई थी। इन कंसिडरेशन में इसमें ये भी ध्यान देना होगा कि जो ये गाड़ियां गई हैं, इन्होंने बीच में मैसेज भी दिए हैं, क्योंकि ऑफिस आवर्स था, उस पर पीक ट्रैफिक होता है, तो इनकी तरफ से मैसेज भी रिकॉर्डेड है हमारे पास कि तो 7 किलोमीटर करीब सफर तय करने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त चला गया। क्या ये एक बड़ी वजह है? क्योंकि हमने बड़े दर्दनाक दृश्य देखे हैं, लोग पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल से कूद रहे हैं और कहा जा रहा है, बार बार ये दावा किया जा रहा है कि भाई फायर डिपार्टमेंट नहीं पहुंचा। जी बताएं। 1 घंटा सर कैसे कह रहे हैं? मैंने आपको टाइम बताया, 8:51 पे मेरी गाड़ी चली और 9:10 पे पहुंच गई के ऊपर, तो ये 19 ओके, 9:10 पे। ओके,
ठीक है, 19 19 जी ठीक है। मिनट में पहुंच गई थी। और साथ में ट्रैफिक, सुबह ऑफिस पीक आवर्स था, उस वक्त काफी ट्रैफिक होता है दिल्ली की सड़कों पे, तो मैसेजेस रिकॉर्डेड हैं इन गाड़ियों के कि हम ट्रैफिक जाम में हैं, उसके बावजूद भी हम 19 मिनट में पहुंच गए थे। और जो हमारी हाँ। टीम वहां पहुंची, उसने जाते ही तीनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली शुरू कर दिए थे। फायर फाइटिंग, सर्च और रेस्क्यू। कुछ टीमें फायर फाइटिंग कर रही थी, कुछ रेस्क्यू में लगी और कुछ सर्च ऑपरेशन में लगी। तो जो फायर की सिचुएशन थी वो ये थी कि ग्राउंड फ्लोर पे जो इस बिल्डिंग का एग्जिट है, जहां से बाहर निकलने का रास्ता है, वहां पर पूरी फ्लेम्स हम्म थी, हीट थी और पूरी बिल्डिंग जो है स्मोक में इनगल्फ थी। थिक स्मोक था पूरी हम्म बिल्डिंग के अंदर। तो हमारे लोगों ने इमीडिएटली जो बेसमेंट का शटर था उसको काट करके वहां से 7-8 लोगों को निकाला, उनको सीपीआर वगैरह दिया और उनको इमीडिएटली जो वहां पर कैट्स की एम्बुलेंसेस थी और पीसीआर की गाड़ियां थी, उनके द्वारा हॉस्पिटल में शिफ्ट करा। जो दूसरी टीम हमारी साइमल्टेनियसली आग बुझा रही थी, जैसे ही उसने ग्राउंड फ्लोर की आग को डोज ऑफ किया, इमीडिएटली हमारे आदमी उसमें अंदर, हमारी जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम थी वो उसमें बिल्डिंग में अंदर घुसी हैं और उसके बाद एक के हम्म बाद एक वो चलते चले गए और जो जो उनको वहां पर लोग कैजुअलिटी मिली, उनको सबको वो उतार करके लाए, निकाल करके लाए। तो इसमें ये आपका कहना ये कहना है कि जब आप वहां पर पहुंचे कि भाई बेसमेंट में जब हम गए तो इतने लोगों को रेस्क्यू कराए वहां पर, फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहां से भी कई लोगों को रेस्क्यू कराया आपने लगातार। तो थोड़ा बताएं कि ये बेसमेंट में कितने कमरे थे उस होटल में, फर्स्ट फ्लोर पे कितने रूम थे, क्या आपने देखा जब वहां पहुंचे, किस हालात में थे वो, जले हुए थे या फिर सफोकेशन से उनकी जान गई थी, क्या आपको दिखा? देखिए, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे वहां पर, पहले उनका मैं बता देता हूँ। उन्होंने जो बताया कि इसमें जी। जो बेसमेंट में लोग थे वो धुएं की वजह से बेहोश की अवस्था में थे। और सफोकेशन। जो सफोकेशन, जो ग्राउंड फ्लोर पे जो कैजुअलिटी थी वो बर्न के साथ थी, और जो ऊपर थर्ड मैक्सिमम जो कैजुअलिटी मिली है वो हमें थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे मिली है। वहां पर करीब जो है 13-13, 14-14 आदमी दोनों फ्लोर्स के ऊपर थे, कैजुअलिटीज थी। उनको हमारे लोग उतार के लाए। वो नॉर्मली उनको कोई बर्न इंजरी ऐसी महसूस नहीं हुई हमें उस टाइम पर, वो सफोकेशन, थिक स्मोक जो है उसकी वजह से था। बाकी क्या क्या बना हुआ था ये मैं खुद सीन पे पहुंचा था। जैसे ही कैजुअलिटीज की मेरे को सूचना मिली कि इस तरह से कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं, इतनी कैजुअलिटीज हो सकती हैं, तो मैं खुद सीन पे चला गया था। उसके बाद जो है बिल्डिंग को हमने थोरोली जो है सर्च करवाया था, और इसमें जो हमने पाया कि बेसमेंट में 2 कमरे थे, ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे थे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पे 5-5 कमरे थे, और फिफ्थ फ्लोर के ऊपर भी 4 कमरे बने हुए थे, लेकिन उसमें से 2 कमरे एज ए स्टोरेज यूज कर रहे थे, जिसमें की जो है आपके तकिए गद्दे वगैरह रखे हुए थे स्पेयर, और 2 कमरे जो है वो गेस्ट के लिए यूज हो रहे थे। तो इसकी तो इजाजत भी नहीं दी गई थी और एनओसी भी नहीं दिया गया था फायर डिपार्टमेंट की तरफ से, सफोकेशन की वजह से, यानी वेंटिलेशन उस होटल में नहीं था, यानी सभी नॉर्म्स को, रूल रेगुलेशन को ताक पर रख दिया गया। ऐसे बहुत तमाम अभी भी जो होटल्स हैं मालवीय नगर ही नहीं बल्कि आसपास के सभी इलाकों में दिल्ली में चल रहे हैं। तो अब आप लोग किस तरह से ड्राइव चलाएंगे, क्योंकि ये चूक आप मानते हैं कि फायर डिपार्टमेंट की तरफ से हुई कि इतना बड़ा हादसा हो गया और उसके पास एनओसी भी नहीं थी। आपका कहना है कि दूसरे जो अथॉरिटी है उनकी तरफ से आपको लेटर आता है कि भाई एनओसी चेक करना है, क्या करना है? देखिए, स्टैच्यूटरी प्रोविजन जो इसमें है वो हमें समझने होंगे। दिल्ली के अंदर जो भी बिल्डिंग बनती है वो बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से बनती है, और बिल्डिंग बायलॉज में ये प्रोविजन दिया गया है कि जब भी कोई बिल्डिंग बनेगी तो उसका जो है नक्शा, जो प्रस्तावित नक्शा होगा, वो बिल्डिंग अथॉरिटी जो है, अगर वो मेरे रूल 27 में कवर्ड होती है तो उसका नक्शा वो मेरे पास भेजते हैं। उस नक्शे के आने के बाद हम उसमें सारी चीज चेक करते हैं, बिल्डिंग बायलॉ की जो प्रोविजन है वो चेक करते हैं, और फिर हम उसको डायरेक्टिव्स इशू करते हैं कि ये चीजें आपने इस बिल्डिंग में इनकॉर्पोरेट करनी है, फायर प्रिवेंशन, फायर सेफ्टी मेजर्स। उसके बाद जब वो बिल्डिंग बन जाती है तो बनने के बाद जब उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बिल्डिंग अथॉरिटी देती है, यानी कि उसमें कोई रहने के लिए अलाउ करते हैं, तब भी वो बिल्डिंग हमारे पास आएगी अगर मेरे रूल 27 में कवर्ड है। उस वक्त भी हमारी टीम इंस्पेक्शन करती है और इंश्योर करती है कि जो डायरेक्टिव हमने दिए हैं वो पूरी तरह से उन बिल्डिंग में कंप्लाइड हो गए हैं। तो मेरे क्या पास डायरेक्शन होते हैं फायर डिपार्टमेंट की तरफ से? डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं, नियम कानून गाइडलाइन क्या है इसमें? देखिए, इसमें फायर डिपार्टमेंट के कोई अलग से नियम, कायदे, कानून नहीं है। हम केवल ये इंश्योर करते हैं कि जो यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉ है, जो भवन संहिता है दिल्ली की, उसके अनुसार इन बिल्डिंगों में सारी चीज हो। जैसे कि उसमें जो है स्टेयरकेस प्रॉपर हो, उसमें फायर चेक डोर हो, उसमें स्मोक वेंटिलेशन का पूरा अरेंजमेंट हो, उसमें फायर प्रोटेक्शन मेजर जो है, हाइडेंट्स हैं, होज रील हैं, ये सब प्रॉपर उसमें हो। ये हम डायरेक्टिव्स में देते हैं, और फिर फाइनल स्टेज पे जब उसको ऑक्यूपेंसी एमसीडी अलाउ करती है या कोई भी बिल्डिंग अथॉरिटी अलाउ करती है,
तब हम ये चेक करते हैं कि हाँ ये सब उसमें हो गया तो है या नहीं। मालवीय नगर वाले होटल में आप घटना स्थल पे पहुंचे थे, मालवीय नगर वाले होटल में ऐसी कोई चीजें आपको नजर आई? क्या क्या आपको लगा कि भाई ये तो इलीगल है, ये तो नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया, गाइडलाइन का उल्लंघन है? देखिए दिल्ली में ग्राउंड+4 बिल्डिंग रेजिडेंशियल में ही अलाउड है केवल, उसके ऊपर जो बिल्डिंग है वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि बिल्डिंग में 5वीं मंजिल भी बनी हुई है, एक अनऑथराइज्ड उस पे फ्लोर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, और कोई भी अंदर ऐसी हमें चीज नहीं मिली जिससे कि हम ये कह सकें कि इसमें कोई फायर प्रोटेक्शन मेजर लगा हुआ था। वहां पर कुछ भी नहीं हमें मिला है अंदर। लेकिन जो सबसे इसमें जो परेशानी करने वाली बात थी वो ये थी कि बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियां थी, फ्रंट साइड में तो फसाड लगा दिया गया था, और उसके अलावा जितनी भी खिड़कियां थी उन सब खिड़कियों को टोटली सील करा गया था। उसमें कोई प्रोविजन ही नहीं था कि उसको खोला जा सके। तो इस तरह की जो बिल्डिंग होती हैं वो एक चिमनी की तरह काम करती हैं। इसमें जब भी कभी आती है इस तरह की बिल्डिंग में, चाहे वो किसी भी लेवल पे, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट में कोई इंसिडेंट होता है इस तरह की बिल्डिंग में, तो जो फायर के प्रोडक्ट्स हैं, हीट, स्मोक, पॉइजनस गैसेस, ये सब तो जब करोल बाग में हादसा हुआ था, 17 लोगों की जान गई थी, फरवरी के महीने का ही था, तो आप लोग अपनी तरफ से दिल्ली फायर सर्विस क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेके ड्राइव चलाता कि इतने लोग अगर आते हैं, किसी होटल्स में रहते हैं, वहां पर मैक्स हॉस्पिटल भी है, तो तमाम बताया जा रहा है कि भाई दूसरे देशों के भी वहां पर लोग आते हैं, तो आप लोग खुद क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी तय करते हैं? देखिए मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाता हूँ। जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो हम ड्राइव भी चलाते हैं, लेकिन हम केवल उन बिल्डिंगों के लिए ड्राइव चलाते हैं जिनको मैंने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया हुआ है। इसके अलावा जो बिल्डिंग है, जैसे कि ये बिल्डिंग है, आप इस बिल्डिंग में आप ये देखिए कि वहां पर फॉरेन नेशनल, आप अभी कह रहे हैं फॉरेन नेशनल जो है, FRRO एक डिपार्टमेंट है दिल्ली पुलिस का, जिसमें जो भी फॉरेन नेशनल इंडिया के अंदर आता है वो कहाँ पे रुका हुआ है उसकी डेली इंफॉर्मेशन जो है FRRO को भेजती है दिल्ली पुलिस। उनके जो बीट कांस्टेबल्स हैं वो बताते हैं कि ये इस होटल में रुका हुआ है, और जो MCD है उनके वही एरिया में होते हैं, उनको भी पता होता है कि कहाँ पे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो दिल्ली में इस तरह की तमाम बहुत सारी जगह हैं, मैं कह सकता हूँ 60 to 70% दिल्ली इस तरह की बन चुकी है कि उसमें जो है इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये कह पाना कि हम बिल्कुल, तो जवाबदेही सबकी बनती है, दिल्ली सरकार की भी जवाबदेही बनती है, कपिल मिश्रा की भी जवाबदेही इसमें साफ तौर पर बनती है। इसके अलावा MCD के जो मेयर हैं उनकी जिम्मेदारी है, पार्षद जो वहां की हैं उनकी जिम्मेदारी है, और साफ तौर पर अगर इस तरह से अवैध निर्माण चलता रहेगा और रेजिडेंशियल एरिया की तरह ही 5 फ्लोर बना करके वहां पर वेंटिलेशन की सुविधा नहीं, आने जाने के रास्ते भी एक ही थे वहां पर। देखिए जो ग्राउंड+4 बिल्डिंग है जो अलाउड है, बिल्डिंग भवन जो है, जो भवन संहिता है उसमें एक ही स्टेयरकेस का प्रोविजन है, लेकिन अगर बिल्डिंग ग्राउंड+4 से ऊपर चली जाती है, ग्राउंड+5 हो जाती है, तो उसमें 15 मीटर से ऊपर हो जाती है, तो उसके अंदर फिर 2 स्टेयरकेस की रिक्वायरमेंट आ जाती है। लेकिन जिम्मेदारी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, मैं और आपके चैनल पे भी कहूंगा कि कोई भी सुरक्षा, किसी भी चीज की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल एक सरकार की, एक व्यक्ति की, एक डिपार्टमेंट की नहीं हो सकती। ये हर सिटीजन की जिम्मेदारी है, चाहे वो एक नागरिक है, चाहे वो सरकार में है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में है, ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है। जैसे कि जो बिल्डिंग मेरे पास रेफर नहीं होकर के आती, उसमें जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी भवन का जो अधिभोक्ता है, जो उसको यूज कर रहा है, या जो उसका मालिक है, स्वामी है, उस वो है, या जो MCD के प्रोफेशनल हैं जो उस बिल्डिंग को बनवाते हैं, जो रजिस्टर्ड है MCD के साथ, हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये। तो उसमें ओनर्स को भी लेना होगा, उसमें हमें समाज को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिटीजन की भी बनती है। लेकिन साहब कोई अगर होटल में आता है, पैसा देता है और आराम से रहने के लिए वहां पर आता है, उसको क्या पता आग लगने वाली है, इस बिल्डिंग ने फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया है या नहीं किया है, इसको NOC मिली है कि नहीं मिली है, MCD ने यहाँ पर नक्शा चेक किया है कि नहीं किया है, वो तो कहीं बाहर से आया है, अपना स्टे कर रहा है, आग लग गई और उसकी जान चली गई। अब जिम्मेदारी तय करने के नाम पर आप कह देंगे, सब लोग कह देंगे कि भाई एवरी सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबल, तो फिर समस्या तो बढ़ती रहेगी, इसमें जवाबदेही तय नहीं हो पाएगी किसी की। फिलहाल और जितने अब होटल चिन्हित आप लोग कर रहे हैं, कुछ आप लोगों ने बनाया है, आप कह रहे हैं कि हम ड्राइव चलाएंगे। अब देखिए कल जो है माननीय जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग करी है, उसमें सभी सीनियर ऑफिसर्स थे, माननीय मंत्री जी भी थे वहां पर, होम डिपार्टमेंट के हमारे, और उसमें ये डिसीजन हुआ है कि कमेटी, हाई पावर कमेटी बना दी है, आज शायद ऑर्डर इशू हो जाएंगे। उस कमेटी में जो है, जो डिस्ट्रिक्ट के DM हैं वो,
और डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी और डिस्ट्रिक्ट के जो आपके एमसीडी के डीसी होते हैं वो, ये 3 लोग रहेंगे। ये कमेटी जो है अभी सभी बिल्डिंगों का इंस्पेक्शन, जो इस तरह की बिल्डिंग्स हैं उनका जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज इंस्पेक्शन करने जा रही है। और इसमें हमारे अगर जरूरत पड़ेगी डिपार्टमेंट इस कमेटी को, तो हमारे लोग भी तैयार रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो भी सीलिंग करेंगे और हम भी नोटिस देंगे। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी है वो आप लोग समय से पहले किसी हादसे का इंतजार ना करते हुए अपने कामों को सुचारू रूप से करें, जिससे कि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। हालांकि वहां पर जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसी बिल्डिंग्स में, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या फिर वहां पर नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि देखें एक बार कि भाई अगर यहाँ हादसा होता है तो एंट्री एग्जिट किधर से है, किधर से निकलने का भागने का रास्ता है, क्या यहाँ पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स है कि नहीं, ये सब चीजें उसे भी नोटिस करनी चाहिए। आप मॉल्स जाते हैं और भी तमाम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, मार्केट पे जाते हैं। चलिए सर, ये जो हादसा हुआ है इससे जरूर सबको सीख लेनी चाहिए। 21 लोगों की जान एक बार फिर से चली गई है और 17 लोगों की जान अभी करोल बाग में अर्पित होटल में जब आग लगी थी तब ऐसा मंजर देखने को मिला था। हम चाहेंगे कि हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो और जिसकी भी जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह से एक्शन लेना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका उत्तर प्रदेश से जुड़े। नमस्कार सर। जय हिंद। जय हिंद। देश और दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं पूरी जानकारी मिलेगी।